साहब, ये जो आज चीफ जस्टिस साहब ने एक मौका दिया है, बड़ा धीमे चल रहे हैं मगर बड़े कोजेंट और सख्ती से वो लगता है अपने मौक़िफ़ पर, जो कि बड़ा दुरुस्त मौक़िफ़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, इतनी तहम्मुल, बुर्दबारी, इतने तहम्मुल से आइन की पासदारी करने वालों में उमर अता बंदयाल एक हिस्ट्री लिखते जा रहे हैं। जितना दबाव उन पर आ रहा है, जितनी नामुनासिब गुफ्तगू कर रही, आज कुरान पाक की तलावत से बात शुरू हुई और जो सबसे खूबसूरत बात है जिस पर मैं खुश हूँ कि आइन शिकन, इलेक्शन से भागने वाले आज शिकस्त खुर्दा चेहरों पर स्याही मल ले। उसकी वजह क्या है, क्यों मल ले? चीफ जस्टिस उमर अता साहब ने फरमाया है, जो फैसला किया है इससे पीछे नहीं हटेंगे। हमें अपने फैसले पर अमल दरामद करना आना आता है। इसका मतलब है आपका मुल्क का आइन बच जाएगा। अगर ये फैसले पर अमल दरामद हो तो कानून बच जाएगा, वरना ये दास्तान तक नहीं होगी। दास्तानों में उन्होंने ये भी कहा है कि हमें यकीन है कि हुकूमत अपने फैसले पर नज़रसानी करे, यानी कि बादी नज़र में ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा हड हमदर्मी छोड़े। दूसरी बात, आपके दोस्त अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी रिक्वेस्ट पर डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ने ब्रीफिंग दी। ये अटॉर्नी जनरल जिस पर मोहतरम उमर अता बंदयाल साहब ने फरमाया और दीगर जैसे ने, डीजी ISI थे, सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद थे, मिलिट्री सेक्रेटरी थे, दीगर भी थे। मुलाकात में अफसरान को बताया था, दौरान समात ये मामला ही नहीं उठाया तो सबको बता दिया फैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सियासी जमातों को दे तो दिया, हुकूमत बादी नज़र में टाल मटोल कर रही है, वक्त गेन करना चाह रही है। अब सारी जमातें आएंगी, रंग बिरंगी बातें करेगा, लेकिन इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज से उमर तीनों बेंच ने कह दिया, हम फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करो या बंद कमरों में जो मर्जी कहो। और उन्होंने कहा वज़ारत दाफा कौन होता है कि इलेक्शन को डिले कराने वाला? उसका तो लिंक ही कोई नहीं है, उसने तो सिक्योरिटी देनी है। नहीं, एक जो और उन्होंने नुक्ता उठाया है कि जिन हालात का इशारा दे के या जवाज़ बना के इलेक्शंस को पोस्टपोन करने का जो इस्तदा की गई है, तो वो 8 अक्टूबर को हालात ठीक होंगे, इसकी कौन गारंटी देगा? आप एक मिनट, आपको याद है ना, फाजिल अदालत ने कहा था कि हमें गारंटी दें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को 2 दिनों में कुछ नहीं होगा, तो वरना वो भी तो, यानी आप क्या कहेंगे? देखिए, वो हमायशा अदब एहतराम से अदारों के लाड़ ले रहे हैं। जज साहबान ने कहा था जिंदा रहेंगे, उनकी जिंदगी की गारंटी दो। जो लोग समझ रहे थे ना कि मुलाकात के बाद अंडर प्रेशर आ गए। सब एक मुझे और बात बताएं, एतजाज़ साहब हमारे पास आते रहे और हम बेयकीनी की कैफियत में उनको सुनते थे। जिस तरीके से एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हमला आ रहा था, तो बात तो उधर ही नजर आती है जाती हुई जहाँ एतजाज़ साहब हमारे यहाँ। एतजाज़ अहसन साहब ने GNN के दर्जनों प्रोग्राम में कहा होंगे, लेकिन हुकूमत ने आज का भी फरार का रास्ता अपनाया, गैर आइनी गैर कानूनी दलीलें दी, जिससे रिमार्क से बादी नज़र में सुप्रीम कोर्ट मुतमिन नहीं हुए। उनके इस फिक्रे पर मुझे कभी यकीन है कि अगर इलेक्शन नहीं कराते तो तौहीन अदालत में आपके 4-5 बड़े लोग बशमूल वजीर आज़म, फिनांस, 3-4 और लोग नाअहल होंगे इसी अदालत से। ये नहीं हो सकता कि अदालत की हुक्म अदूली भी हो और अदालत चुप रहे। आज के रिमार्क्स तक कल क्या होता है, तमाम सियासी जमातें आएंगी, वो टोपी ड्रामा करेंगी, हम तो चाहते हैं इलेक्शन होना चाहिए, मिल बैठ के बैठते हैं। असल बात ये है कि ये सितंबर गुजारना चाहते हैं। सितंबर में मौजूदा चीफ जस्टिस नहीं होंगे, जिनकी अभी बड़ी तारीफ कर रहे थे, नहायत काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त, बामुकाम जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब लंदन गए थे, तो उस वक्त उन्होंने सोमोटो की बड़ी तारीफ की थी। फिर आपने मोहतरम फ़ाइज़ ईसा साहब जब कासम सूरी की रूलिंग पर ख़त्म किया था सोमोटो लेके, तो उस वक्त आपने इतराज़ क्यों नहीं किया? ये सोमोटो नहीं होना चाहिए था, ये अदालतों का काम नहीं है। जिस आइन में अदम एतमाद का लिखा है, उसी आइन ने वज़ीर आला को इख्तियार दिया असम्बली तहलील करने का। काजी साहब, आइन तो एक होता है, ये नहीं होता काजी सईद के लिए और नवाज शरीफ के लिए और इमरान खान के लिए। मुझे थोड़ी इजाज़त दें, मैं एक मिनट आपका लेना। मैं आज इंतहाई इम्प्रेसिव उनकी गुफ्तगू थी और उन्होंने बड़े दर्द दिल के साथ पहले दिन से एक एक जो जुर्म हुआ इस मुल्क के अवाम के खिलाफ उस पर बात की, और इतने थोड़े वक्त में इतनी ज़्यादा बात हो नहीं सकती थी।
मिसाल के तौर पे उन्होंने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ की बात की, बिल्कुल ठीक की, मगर उसमें आप ये भी देखें कि 1970 के मार्शल लॉ में जो कॉन मैन जो है उनको इकट्ठा किया था ज़ियाउल हक ने, और आज तक डोमिनेट करके ऊपर से मलाई उतार के ले जाते रहे। और आज देखें ना, ये भी तो किसी रियासत में होता है कि कोई कॉन्विक्ट बाहर से बैठ के यहाँ पर आपको डिक्टेट कर रहा हो, यहाँ की सियासत को डिक्टेट कर रहा हो। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बातें की उन्होंने, लेकिन ये नहीं, मैं समझता हूँ दिल के फफोले आज उन्होंने हमारे साहब नहीं, मेरा भी उनकी गुफ्तगू करके दिल खून के आंसू रोया। बड़ा ठीक पॉइंट आउट किया। खून भी मेरा थोड़ा सा मोटा हो गया, बारीक नहीं है, लेकिन काश इस गुफ्तगू में मोहतरम फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस बनने वाले हैं कह देते कि यार किस कानून के तहत अदलिया ने एक इश्तिहारी मुजरम को, इश्तिहारी को मुल्क से बाहर भेजा, उसे क्यों नहीं बुला रहे? कैसे ये? और इसमें इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्हें इमरान खान को भी तलब करते, भाई आपने एक इश्तिहारी मुजरम को जो नैब से सजा याफ्ता था, अदलिया का सजा याफ्ता था। देखें काजी साहब, इंसाफ ना ताकतवर और कमजोर। लेकिन साहब एक मुझे और बात बताएं प्लीज। आज मुझे उनका दर्द है, मुझे ऐसा लगता है कि एक आधे दिन में वो कहेंगे कि नवाज शरीफ को वापस बुलाओ। किस डेमोक्रेसी में चौकों पर खड़े होके, अमेरिका की डेमोक्रेसी में कोई तकरीर करता है कि ये बुग़्ज़ से भरे हुए जा जाए? मैं दोहरा रहा हूँ, नकल कुफर नबाशत की बात कर रहा हूँ। कभी ऐसे हुआ है? जिन लोगों का कोई क्रीडेंशियल नहीं है, बैकग्राउंड का पता नहीं है, वो चौक में खड़े होकर चीफ जस्टिस साहब की जो सफेद पोशाक पे, वो ये किस मुल्क में होता है? बड़ी मैं बताता हूं, पाकिस्तान में। उसकी वजह है इमरान खान को दिखाने पे धमकियां दी जाती हैं, लोगों की नौकरी दांव पे लगी है, और बाद ऐसे बंदे जिनका अवामी इज्तिमा से कोई तल्लक नहीं, उनको फोर्स किया जाता फलां आदमी को पूरी की पूरा दिखाओ। ये पाकिस्तान में होता है, जो नहीं कहीं होता ना वो वतने अजीज। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, बिल्कुल मैं समझता हूँ उन्होंने ठीक कहा फायद साहब ने कि जो बेंच बनाना है, और उन्होंने कहा कि जब मैं बलूचिस्तान में चीफ जस्टिस थे तो वो उन्होंने बता दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो ये देखेंगे मैटर, क्रिमिनल साइड ये देखेंगे। नहीं ये अच्छा लेकिन एक मेरा सवाल ये है, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि चौक पे बैठ के एक पार्टी की लीडर या लीडर ये कहे कि ये बेंच फिक्सिंग करते हैं और वो स्कॉट फ्री हो? मुझे जस्टिस फायदा सबसे बहुत उम्मीदें हैं, यकीनन। सबसे ज्यादा सो मोटो तो इफ्तिखार चौधरी ने लिए थे, तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने इन्हें डायरेक्ट चीफ जस्टिस बनाया था। हमें तो इनसे उम्मीद है कि ये जिस तरह कानून के लिए डटते हैं, अदारों के लिए सो मोटो लेते हैं, कार्रवाई करते हैं, हमारी गुजारिश है कि ये भी चेक करें कि कौन कहता है फलां पॉलिटिशियन को ना दिखाओ और किस किस को दिखाओ, आखिर वो इनके गठ जोड़ के पीछे है क्या और फिर जुड़ा क्या हुआ है। और ये भी आज बहुत सी बातें उन्होंने की, बहुत में, और ये भी होना चाहिए कि आखिर ये कौन कहाँ हुआ कि जो है मुअज़्ज़िज़ जजेस के टेबल पे ऊपर चढ़ के जूतों समेत जो है किस मुल्क में किया, और ये कौन लोग थे और आज सियासत में उनका क्या मकाम है इस मुल्क में? देखिए कायद साहब, जस्टिस कायद फीदा साहब की सरबराही में कोई एक बज बनता है और अक्सरीती फैसला होता है। हम सब पर फर्ज है, लाजम है अमल दरामद करे, लेकिन इस 3 रुकनी बेंच पे अमल दरामद नहीं हो रहा। इस पे भी तो जुडिशरी को बात करनी चाहिए ना, बुकला भी तो कर रहे हैं। नहीं, जुडिशरी ने तो बात कर दी, इस पे उन्होंने कोई अपनी राय नहीं, मैं उनकी नहीं। अच्छा, ओवरऑल मैं एक बात बता, देखिए 3 रुकनी बेंच पे हुकूमत बादिउल नजर में 50 दफा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हम नहीं मानते। हाँ। तो क्या ये अदालत की तौहीन नहीं है? मुझे मैं एक और बात बताऊं, बड़ी ही उन्होंने मतानत के साथ जवाब दिए। जो साहब बैठे हुए उनसे सवाल कर रहे थे, एक तो मेरा एतराज़ ये था उस पर कि जो तालिब इल्मों के सवाल हैं वो बराह रास्त क्यों नहीं करने दिए। दूसरे बड़े लोडेड क्वेश्चन कर रहे थे, लगता था जो एंकर है ना वो कोई ड्यूटी चार्ट है उनके सामने, मगर वो इतने कोजेंट थे कि वो बिल्कुल अपने स्टांस से नहीं हिले। जहां उन्होंने नहीं बोलना था कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे, वो नहीं बोले। कुछ स्टूडेंट लिख के दे रहे थे, हम भी स्टूडेंटों को लिख के देते हैं। किसी ने एक सवाल भी किया 1,75,000 में घर बन जाता है, तो लोगों की तो 50-50 लाख 20-20 लाख तनख्वाहें भी हैं। ये जो 21 अरब रुपए वो नहीं दे रहे, इसके मकान बनेंगे लोगों के? नहीं, 21 अरब रुपए। क्या सवाल? 2 मिनट ठहर जाए ना। जितने भी सरकारी एम्प्लॉई हैं उनकी बेपनाह तनख्वाह, उन्हें रिटायरमेंट पे ऐसी ऐसी मरात मिलती हैं कि वो गरीबों को मिल जाए, पाकिस्तान में गरीब ही ना रहे। उस पर तो कोई बात नहीं करता। भी नहीं, ग्रेड 22 का टीचर है, उसकी भी उतनी तनख्वाह होगी, पोस्ट ऑफिस की भी उतनी होगी, एक्साइज की भी उतनी होगी, दीगर अदारों वाले में ग्रेड वाइज तनख्वाह कर दें, फिक्स कर दें। माशरे में मसावत लानी है ना। लेकिन काई साहब, आज जो आपकी हुकूमत इलेक्शन से फरार के लिए स्ट्रेटेजी बनाई थी बादिउल नज़र में, आज इस वक्त तक तो मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता इलेक्शन होते या नहीं होते, उस पर मैं नहीं कहता ये तो बड़े लोगों ने, लेकिन वो जो तमाम पार्लियामेंट पॉलिटिशियनों को किए हैं, क्या मौलाना फजलुर रहमान तो कहते हैं इमरान खान मैटर ही नहीं करता।
वो इमरान खान जो 2/3 मेजोरिटी सर्वों के मुताबिक ले जा रहा है, उनकी नजर वो मैटर नहीं करता। हाँ, एक और सवाल आपने और आसफ अली जरदारी कहता है वो पहले माफी मांगे इमरान खान, क्योंकि आपने उस पर 200 पर्चे कर दिए। 150 आज बिल्कुल जो है ना, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा डिस्कशन की है, और लेकिन उसमें अब बहुत से सवाल उठ गए हैं कि मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि हमारे अमीर साहब का जो चीफ थे और जो उनके साथ डीजी आई थे, उन्होंने हमसे ये, भाई आप पूछ क्यों रहे थे उनसे और उनका क्या मकाम था? तो ये सारी आज हमें ये डिस्कशन अच्छी बात है ताकि हमारी डेमोक्रेसी आगे बढ़े। मौलाना साहब ने मेरी एस्टैब्लिश को बदनाम करने की कोशिश की है, इन्होंने राब्ता किया होगा तो उन्होंने बात की है ना, वरना ये डी चौक में धरना दे के बैठे थे, इनके राब्ते कैसे हुए? ये सारे हकायक मंजरे आम पर आने चाहिए। अगर मुल्क की डायरेक्शन ठीक करनी है, इसको पटरी पे तरक्की के लिए जाना है, अगर डांग टपाओ पॉलिसी करनी है तो फिर अलग है। मौलाना साहब ने जो इस्टेब्लिशमेंट पे हमला किया है, मेरी नहायत अदब एहतराम से सैयद आसम मुनीर साहब से गुजारिश है कि उन्होंने एक पॉलिटिकल हुकूमत के खात्मे की साजिश में अहम तरीन शख्सियात का नाम लिया है। इस पर इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान से क्या उन लोगों की मुलाकात हुई, क्या उन्होंने कहा इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर देंगे, क्या डेट दी? ये माजी में जो होता रहा है उसको रोकने के लिए एक ही तरीका है, जिन्होंने गलतियाँ की हैं उनको सजा जज़ा। आज मैं बड़ा खुश हुआ कि आज फाइज साहब, मैं पहले मुझे इस तरह सुनने का मौका नहीं मिला, ठीक जो है ना वो उन्होंने हिट किया, और वो तमाम उन्होंने कहा तारीख से सीखे, हमें तारीख से सीखना चाहिए, हमें हाई कोर्ट पर जो हमला, सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला हुआ था उससे सीखना चाहिए। जो मोहतरम अता क्या नाम है इनका, जो 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 इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे वकील चाट दौड़े थे और चीफ जस्टिस साहब को कहना पड़ा था कि मैं 5 घंटे अब से बेजा मेरा, ये तमाम जो दाग हैं हमारे ऊपर, ये जो दाग हैं कि खड़े होकर चौकों में जुडिशरी के फाजल और मोअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ बात करनी। साहब साकब नज़ार जैसे दरवेश आदमी को ये ताना दे रहे हैं, बता रही उन्होंने गलती क्या की। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, वो इतवार और छुट्टी वाले दिन लगा देते। अच्छा, दूसरी बात, नहायत काबिल एहतराम ने हर बात अच्छी की, लेकिन तारीख से फैसला ना सीखे, हाल से सीख ले। हाल तो कह रहा है 3 रुकनी बेंच इलेक्शन कराओ, हुकूमत नहीं करा रही, इससे कोई फैसले की अहमियत नहीं। मैं ओवरऑल कह रहा हूँ इसकी कोई अहमियत नहीं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, 70% सुना है जब ये डायरेक्ट यार मैं उनको छोड़ दें क्या, उनका भी ये केस मैटर मेरे सामने नहीं है। नहीं, मैंने उस पर उन्होंने कोई नहीं, वो फिर जो माजी में वो भी उनके सामने नहीं है ना, वो तो माजी की बातें कर रहे थे, मैं हाल की बातें कर रहा हूँ, उनको छोड़ दें। क्या बाकी ऑनरेबल वकला सेबान जितने भी हैं, बिमा बशमूल मेरे पाकिस्तानी के, एक तमाम सियासतदानों के हुकूमत के ये फ़राइज़ में शामिल नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच आइन के मुताबिक जो फैसला है उस पर मनोअन अमल दरामद हो, ये नहीं जरूरी। पहले देखिए, इतने थोड़े वक्त में सारी बातें तो नहीं हो सकती थी। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि जनाब वो जो 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 मलिक साहब, क्या नाम था, क्यूम मलिक साहब को जो हुक्म दिया जा रहा था, ये सारी बातें तो उन्होंने जनरलाइज होकर बात की। और मैं जनरलाइज चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो हाई कोर्ट के जज को कह रहे 3 सजा दो, तो ये सारी बातें तो नहीं हो सकती। मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं मौजूदा हुक्मरान जो 14 जमातें हैं जिसको कल बुलाया गया है, जो इलेक्शन से फरार के लिए धमकियां दे रहे हैं हमने इलेक्शन नहीं कराने, क्या ये जमातें मौजूदा हुकूमत जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल है, ANP भी शामिल है, MQM भी शामिल है और दीगर जमातें शामिल है, क्या इनके फ़राइज़ में शामिल नहीं 3 रुकनी बेंच के हुक्म पर मनोअन अमल दरामद करे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। तो क्यों हुकूमत नहीं कर रही? फिर बताया ना, इसका जवाब नहीं दे रहे। इसका जवाब तो काजी फायद साहब ने देंगे, हुकूमत देगी। और मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, काजी साहब को आप बीच में कहा ला रहे हैं, ये हुकूमत से कोई ये भी तो सवाल करे। कभी कहते हो कि 3 बंदे चले गए, अच्छा ये हम नहीं दे सकते, फंड नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते। एक वक्त में जो बंदा, जो हुकूमत इतनी नाहल नलायक है, एक सूबे की नहीं करा सकती, वो 4 सूबे और कौमी असम्बली के इलेक्शन कैसे कराने की अहलियत रखती है? एक और जो बात की उन्होंने, उनका आप ये कह रहे हैं हालात ठीक नहीं है, तो 8 अक्टूबर को गारंटी देना ठीक हो जाएंगे। नहीं तो हालात अगर खराब है ना, तभी आप कहेंगे हालात खराब है, हम हुक्मरानी करेंगे, हमारे बच्चे आगे हैं, अब हम हालात ठीक नहीं हो रहे। जब तक आप हैं हालात ठीक कैसे हो सकते हैं? साहब मान लिया बकौल इनके हुकूमत के हालात खराब है, तो साल से हुकूमत इनकी है, फिर जिम्मेदार तो ये हालात खराब किए, उन्हें सजा दे। भाई मेरे वतन अजीज पाकिस्तान को तुमने इस नैश पे पहुंचा दिया है कि एक 20-21 अरब रुपए से इलेक्शन, जो जमहूरियत का असल रास्ता है, दरवाज़ा है जमहूरियत का, वो भी तुमने बंद कर दिया। यानी कि एक माशी भी तबाही कर दी, सिक्योरिटी भी तबाह करती। तो आप तो जिम्मेदार, तो इस हुकूमत को जो इस बात पे घर भेज देना चाहिए कि आपने एक साल में
इस मुल्क को इस नैश पे पहुंचा दिया कि एक जमहूरी अमल का तसलसल रोकने पे आ गए हो, आपके इलेक्शन नहीं करा सकते।